पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को उतना करना चाहिए जितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, ऑक्सफोर्ड से, और मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर विमेनाइजर। हर कॉन्टिनेंट पे उनका एक बच्चा है जो शादी के बगैर है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आए तो वो मुर्शद बन गए। उन्होंने पहले कहा कि नया पाकिस्तान बनाऊंगा, फिर उन्होंने कहा रियासत मदीना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और एक बार फिर से हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं मुस्लिम ऑफ अमेरिका, और हमारे साथ अक्सर शो पर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। माय प्लेजर। सबसे पहले तो अंबर, मैं आपके देखने वालों को आज बड़े शुभ दिवाली कहूंगा, उन मुबारकें दूंगा और दुआ दूंगा उन सब के लिए कि खुदा भगवान वाहे गुरु उनकी जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, रोशनियां लेकर आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिर साहब, मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत अहम मुद्दे पर, जो कि पाकिस्तान से ही जुड़ा है ऑब्वियसली। और क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो फ्री जर्नलिज्म या फ्री प्रेस की बात अक्सर होती है, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो जर्नलिस्ट हैं उनके मर्डर्स हुए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ 3 डिकेड्स देखा जाए तो 98 मर्डर्स हुए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट किसी के भी अक्यूज को या कल्प्रिट को सजा नहीं मिली है। और ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स की बात करें जो सीपीजे की है, उसमें ये आंकड़े सामने आते हैं जो कि बहुत गंभीर है, बहुत अफसोसनाक है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान में जर्नलिज्म या सहाफत को लेकर? अंबर, मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट, जो सारी जिंदगी मैंने जो चीज पढ़ी है वो पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, और बिल्कुल उसका और जर्नलिज्म का उसमें बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्रोफेशंस दे आर डीलिंग विद द सोशल इश्यूज। और उसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं, और भी कई इसी तरह की चीजें हैं जो नहीं ठीक हो रही हैं। लेकिन मैं उससे पहले भी एक आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जर्नलिज्म इज डाइंग, जर्नलिज्म इज डाइंग। वो इस तरीके से कि एक तो जब से सोशल मीडिया सामने आया, और फिर इसी की एडवांसमेंट में जब अब मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है अमेरिका के अंदर, जहां से मैं समझता हूं जहां जमहूरियत या फ्रीडम की 235 साल की हिस्ट्री मौजूद है। आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सारे चैनल मुख्तलिफ किस्म का अपने सियासी प्रोपेगेंडा में मसरूफ है, और दोनों साइड, फार लेफ्ट को CNN रिप्रेजेंट करता है, फार राइट को फॉक्स कर रहा है बिल्कुल। और दूसरा जो पेपर जर्नलिज्म है वो तो खत्म हो चुका है, किताबें अब पढ़ते नहीं लोग, अखबारें पढ़ते नहीं है। और सोशल मीडिया के साथ जो सबसे बड़ी चीज है, फेक न्यूज का नाम जो आज चला है, एक तो वो इशू है। और उसके बाद जब जर्नलिज्म, अब मैं थोड़ा सा एक सिंपली डिफाइन करना चाहूंगा कि जर्नलिज्म की एक फिक्रे में अंदर उसकी क्या, जर्नलिज्म ओरिजिनल ये है कि आप राइट साइड भी दिखाएं, लेफ्ट साइड भी दिखाएं, और फिर लोगों पे छोड़ दें कि वो उसमें से क्या देखना चाहते हैं। आप उनको हकीकत बता दें, लेकिन उन पे अपनी ओपिनियन जो है वो इन्फोर्स ना करें। आप उसको एक सियासी रंग ना दें। सियासत में और जर्नलिज्म में एक फाइन एक लाइन है, आप उसको क्रॉस ना करें, लेकिन वो खत्म हो चुकी है। और पाकिस्तान में जब देखा जाए, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, तो हमारे प्रॉब्लम जो है वो एक दिन के नहीं है, बल्कि आपने कहा कि 3 डेकेड तो 30 साल हुए, लेकिन हमारे प्रॉब्लम जो है वो 76 साल के। हम पाकिस्तान बनते ही 1947 के बाद हमारा एक तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी देर से लिखा गया, फिर उसको बार बार सस्पेंड किया गया, उसको बार बार हमारे मिलिट्री डिक्टेटर आए। आप उसमें जर्नलिज्म की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, सिविल राइट्स नहीं थे। जब मार्शल लॉ लग जाता है तो उसके अंदर तो कोई लॉ भी सर्वाइव नहीं करता। मेरे वालिद साहब, ही वाज अ लॉयर, ही वेंट टू लॉ स्कूल इन 1958। उनका हमेशा वो कहते थे कि आपने एक चीज नहीं देखी कि जब एक मेजर या कैप्टन अदालत में बैठ के फैसला करता है तो उसके फैसले को हाई कोर्ट भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे बुरी चीज क्या होगी? मैं बताना ये चाहता हूं कि जो आर्मी वाले बैठ के, जब आर्मी का कोई बंदा डिसाइड करता है कोर्ट में, उसकी ट्रेनिंग में तो शामिल है कि तोप का गोला कितनी दूर जाएगा, एक फौजी दिन में दौड़ कितना सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की या तो तरबियत दी जाए उसको।
तो जब इस तरह के मिसाइल से पाकिस्तान गुजरा है तो आप उसमें से ये एक्सपेक्ट करेंगे वहां पे फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी वहां पे। आज की करंट सिचुएशन है, मैंने आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक ट्वीट किया था और उसमें पाकिस्तान की सिचुएशन को डिफाइन करने की कोशिश की थी। वो इस तरह थी और आज भी सिचुएशन वही है। अभी रिसेंट जो इमीडिएट हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जेल में है। पिछला इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर जो अभी उतरा है शहबाज शरीफ, वो लंदन में चला गया था एक दिन गुजारने के बाद। जो नया प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर है, जिसका सिर्फ एक जॉब है कि वो 90 डेज के अंदर फ्री और स्पीडी इलेक्शन कराए, वो अपने वर्ल्ड वाइड एक्सपीडिशन पे निकला हुआ है। न्यूयॉर्क से लेकर, यूके से लेकर, फ्रांस से लेकर, फ्री उमरा से लेकर, अब चाइना से होकर पिछले हफ्ते वापस आया। कोई इखलाकी जवाब नहीं उसका, जिसका सिर्फ एक पोर्टफोलियो, किसी ने लॉटरी से उसका नाम निकाला है टू बिकम अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उसका पोर्टफोलियो उसको इजाजत देता है कि तुम पूरी दुनिया के अंदर एक्सपीडिशन पे निकल जाओ सरकारी खर्चे पे, और मुल्क वो है जो ऑलमोस्ट नहीं है, जो बैंकक्रप्ट है, IMF के टुकड़ों पे जो चल रहा है। कोई उससे पूछने वाला है कि तुम्हें किस मॉरल हक के साथ, किस मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ तुम जा रहे हो, और तुम्हारी रिस्पेक्ट क्या होगी जब लोगों को पता है कि तुम्हारा टेन्योर ही सिर्फ 90 डेज है और तुम्हारा कोई मैंडेट ही नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, तुम इलेक्टेड नहीं हो, सिलेक्टेड हो। लेकिन उस बंदे ने जाके प्रेसिडेंट शी से भी मिला, उससे भी तस्वीर बनाई है, और यहां भी आके वो जोर लगाता रहा, लेकिन मिला कोई नहीं। यहाँ पे तो फिर लोग मिलते हैं आपका पोर्टफोलियो देखकर, उन्हें पता था कि ये बंदा जस्ट अ शो गाय। लेकिन उससे अगला जो प्राइम मिनिस्टर, जिसको लंदन से धो धा के कपड़े नए पहना के ले आए हैं उसको वापस, उसको देखें किस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बगैर उसके पास कोई ऑफिस होने के। उस पर 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, और एक बैंकक्रप्ट मुल्क जो है उसका इतना बड़ा सरकारी खर्चे पे उसका जलसा किया गया है। वहां पे हेलीकॉप्टर, जहाजों से ऊपर से पत्तियां फेंकी गई, फूलों की, कबूतर उड़ाए गए हैं वहां पे, और उस सारे लोग जो थे पैसे देके या तो लाए गए थे या सरकारी खाने खिलाने के लिए लाए। हफ्ता 10 दिन पहले उनका छोटा भाई अपने हल्के में उसी शहर में गया है, लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन उसी 2 हफ्ते के बाद उन्होंने वहां पे 60,000 बंदा खड़ा कर दिया। इस कंट्री के अंदर आप मुझे कहें कि आप कहें वहां पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप मुझे कहें जर्नलिस्टों को मार रहे हैं। लेकिन एक और बात बताऊं, यहां भी जर्नलिस्ट मर रहे हैं, जर्नलिस्ट वैसे मर रहे हैं। मैं इसमें मैं दुख के साथ ये कहूंगा। मेरा अभी इसके ऊपर एक और इशू ये है कि अभी रिसेंटली तकरीबन 26 के करीब जर्नलिस्ट जो है वो गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। ये ज्यादती में सख्त ज्यादती, लेकिन दिस इज हाउ द वर्ल्ड हैज बिकम। नो रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। मैं बल्कि मेरे पाकिस्तानी भाई पिछले दिनों मेरे साथ बड़े आज भी नाराज हैं, क्योंकि मैंने हमास के इस एक्ट को डिनाउंस किया था, मैंने उस पर एहतजाज किया, क्योंकि बड़े कम मुसलमान हैं जो हमास के जो हीनियस क्राइम है, ये एक्ट है, उसको एक्चुअली उसको अनबायस्डली उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन आपने हमास की बात की तारिक साहब, तो पाकिस्तान की अगर हम रिसेंटली जो वहां पर डेवलपमेंट्स हैं उसकी बात करें, तो जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको भेजा जा रहा है वो, और इनफैक्ट 17 लाख के लगभग लोग हैं, कई लाख अब जा भी चुके हैं, उनको ट्रक में लाद कर सामान की तरह भेजा जा रहा है। पाकिस्तान जो फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए उम्मा के नाम पर एहतिजाज कर रहा है, यहाँ तक कि अपने संसद के अंदर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। आखिर अफ़गान मुसलमानों के साथ कौन सी दुश्मनी? वो उम्मा में नहीं आते, यहाँ पे हिपोक्रेसी पाकिस्तान की नज़र क्यों आती है? इनफैक्ट भारत में सो कॉल्ड उन्होंने जो एक अपनी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में मुसलमानों पे जुल्म बना रखा है, उसके लिए भी जो बहुत खुश है, बहुत आबाद है, उनके लिए भी उनको अफसोस होता है, लेकिन जो उनके ही मुल्क में है, जिनको आसरा दिया था, उनको इस तरह से निकाल के फेंक रहे हैं। मैं बिल्कुल उस पे कहूंगा, इनको चाहिए था। देखिए, एक तो वो रिफ्यूजी थे, उनका स्टैंडर्ड, लेकिन अब वो जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, जिनको एक लफ्ज पश्तो का नहीं आता, ना फारसी का आता है, ना दरी का आता है, ना उस कल्चर का पता है, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? इनके साथ आपका जो है वो बर्ताव कुछ और है, लेकिन आप तड़पते फिर रहे हैं गाजा के लिए कि वहां जिहाद करेंगे, वहां जिहाद चाहिए, जिहाद। दर हकीकत अंबर हमारे पाकिस्तान के अंदर लफ्ज जिहाद एक फैशन बन चुका है। अगर इनसे पूछा जाए जिहाद का मतलब क्या है, इसके स्पेलिंग क्या है, किसी को नहीं पता, और इनके डीएनए में भी जिहाद है नहीं, क्योंकि मैं खुद वहां से हूं। हम लोग तो पार्टी वाले लोग हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी शार्टी। हम लोग म्यूजिक, गाना, डांस आवाज करने के चक्कर में रहते हैं। हम जिहाद, हमने अफगानी मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, जो इनके खिलाफ जिहाद करेंगे, इनके साथ जाएंगे। हमने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे बता देना, अगर वो गलत है तो मैं डिबेट करता हूं उनके साथ।
हमने तो आज तक किसी के खिलाफ जिहाद, भाई हम तो पत्थर भी नहीं उठाते, और फलस्तीन तो फिर पत्थर उठा के मार लेते हैं। हम तो सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करके गले में हार डालते हैं उनके, जो भी फॉरेन इन्वेडर आए। लेकिन हमारे फैशन है जिहाद, और एक टूल हमारे हाथ में आ गया, पता नहीं वो नया सोशल मीडिया पे ट्वीट, उस पे हर बच्चा उर्दू में ट्वीट कर रहा है, इंग्लिश में भी नहीं ट्वीट आते, ट्वीट के स्पेलिंग भी नहीं आते। हमारी ट्रेजेडी ये है कि वो एक टॉय दे दिया गया हमें, टिकटॉक और ट्वीट, उस पे सारा दिन बैठ के बच्चे, जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, जिनको भारत मैंने में तो थैंकफुली टिकटॉक बैन हो गया। नहीं होना चाहिए था, वो चाइना का टूल है। यहाँ पे भी लोग, अब बल्कि मैं यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था इसको बंद करो, क्योंकि चाइना इससे इंफॉर्मेशन ले रहा है सारा कुछ। अब बल्कि मैं एक और, कल परसों से एक नई बात आपने जो बात कर दी, तो मैं इस पे रिसर्च करके बैठा हूं। अंबर, इस 1 बिलियन बंदा हर महीने इसको यूज करता है, और फिर इन्होंने अब अगले दिन यहाँ पे किया, उन्होंने कहा टिकटॉक और ये सारे और ये फेसबुक वगैरह, ये एडिक्टिव सिस्टम लगाते हैं, और इनका क्या कहते हैं, रिदम जो होता है, अगर आप इसको वो यूज करेंगे तो फिर वो आपको मजीद उसमें आगे एंगेज करता जाएगा। तो वैसे ही एंगेज करता है, उसी तरह का कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट देता है, ताकि आप उसमें लगे रहें और ज्यादा से ज्यादा टाइम उस ऐप के ऊपर स्पेंड करें, और जितना टाइम आप उस पे स्पेंड करेंगे उनकी उतनी ज्यादा आप आमदनी बढ़ती है। यहाँ पे हमारे जो इसमें इस वक्त अमेरिका के, बल्कि मैं आपको मुबारक दूंगा इस चीज की, हमारे जो सर्जन जनरल मूर्ति उनका नाम है, जो भारतीय निजात हैं, उन्होंने अगले दिन कहा है कि जिस तरह टबाको, स्मोकिंग जो सेहत के लिए खराब थी, इसी तरह ये भी हमारे लिए खराब है, हमको चाहिए इसके ऊपर लिमिट रखें। तो लेकिन वो ये है कि हमें वो टूल मिला है अभी नया नया पाकिस्तान में, तो वो उससे फिर वो जिहाद समझते हैं। ट्वीट, दिन में अगर 10 जिहाद के नाम पे ट्वीट की हैं, इससे सवाब मिल रहा है। आपको जिस तरह पता होना चाहिए कि हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो उनके जलसे में जाने के लिए मौलवी साहब से उन्होंने करवाया था कि यहाँ जो आएंगे उनको जन्नत की टिकट मिले। मैंने भी किसी को कहा था 2 टिकट मुझे भी फर्स्ट क्लास के ले देना वहां। तो भाई हम तो इस तरह के लोग हैं। वो पहले हमारे एक मुर्शद थे दूसरे, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, ऑक्सफोर्ड से, और मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर वुमेनाइजर। हर कॉन्टिनेंट पे उनका एक बच्चा है जो शादी के बगैर है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आए तो वो मुर्शद बन गए। उन्होंने पहले कहा कि नया पाकिस्तान बनाऊंगा, फिर उन्होंने कहा रियासत मदीना। रियासत मदीना के बाद वो कहते हैं कि ये सरात मुस्तकीम, मेरे देखे, और फिर तस्बीह हाथ में पकड़ ली। आजकल जेल में है तो बाहर पाकिस्तान में यही बिकता है सर, यही बिकता है, इसलिए लोगों को उल्लू बना रहे हैं इसी तरह से तस्वीर। बाहर कह रहे हैं सबको, अंदर कुरान पढ़ रहे हैं, वो अंदर सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते हैं। ये मैं मुस्तनद बात बता रहा हूँ। मैं गारंटी करता हूँ 6 महीने बाद वो छूटेंगे तो कहेंगे इन्होंने अंदर बैठ के कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। वो मुर्शिद है। अब आपको एक और बात, लाहौर में जब वो अपने घर में रहते थे, लोग जाके उनके दरवाजे को चूमते थे। उनके दरवाजे को कहते ये मुर्शिद है। कुछ लोग ये कहते थे खुदा से बातें करता है। मैं क्या बताऊं आप, हमने वली हो गए, क्या कहे, नबी वली हो गए वो तो। फिर तो अगर इस तरह से अल्लाह से, खुदा से बात करें फिर तो वही है। लेकिन आरजू, उसमें बात ये है कि ये इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू दिस लैंड। हमने इसकी फिलॉसफी को नहीं समझा, हम इसके रिचुअल में फंस गए। इन्होंने बिल्कुल, मैंने एक दफा सर्वे किया था कि नमाज तर्जमे के साथ कितने लोगों को आती है। मुझे भी कुछ सारी नहीं आती, मैं क्यों, क्योंकि मैंने हिफ्ज किया हुआ। लेकिन एक ज्यादातर पाकिस्तानी पोस्ट ग्रेजुएट लोग तो थे, उनको भी नमाज तर्जमे के साथ। तो फिर सारा दिन क्या करते? तभी तो मस्जिदों में बम मार रहे हैं, मस्जिदों में धमाके कर रहे हैं। अब वो खुदा का घर है, खुदा के घर के अंदर भी बम मार रहे हो, और मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाले भी मुसलमान है। आपको मैं अभी इसी हफ्ते में, कल परसों की बात है, 14 फौजी तो शहीद हो चुके हैं ग्वादर में। जी बिल्कुल। डेरा इस्माइल खां में 5 लोग मारे जाए। सर, हम अफगान रेफ्यूजीज की बात कर रहे थे, जिस तरह से, क्योंकि आपने अब इसकी बात की, तो फौजियों की आपने बात की, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि पहले ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं। ऐसे में जब इतनी बड़ी मात्रा में अफगान रेफ्यूजीज को बाहर भेजा जाएगा, तो टीटीपी या हम तालिबान की बात करें, और ज्यादा गुस्से में नहीं आएगी, और ज्यादा कुछ इस तरह के हमले बढ़ सकते हैं? पहले ही सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान में है। क्या सोच समझकर ये कदम उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से? अंबर, उन्होंने, जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को उतना करना चाहिए जितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है।
उन्होंने थ्रेट कर दिया ऑलरेडी, ये अभी आज की बात है। और ये इसके रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा। या तो फिर इसको कंट्रोल, या तो इसको आगे से जो रिएक्शन इसका आएगा उसको संभालने की सलाहियत रखते हो, या तो फिर करें ना कंट्रोल। करप्शन तो कंट्रोल होती नहीं है, ये किस तरह कंट्रोल करेंगे? और ऊपर से कहते हैं इलेक्शन कराने। इलेक्शन इस चीज का हल ही नहीं। पाकिस्तान के 3 इशू हैं इस वक्त, मैं आपको भी बता, नंबर 1 प्रॉब्लम उनका करप्शन, दूसरा नंबर इकानमी का है, इकानमी के हालात बिल्कुल खराब, जहां करप्शन होगी इकानमी कहां होगी, और तीसरा टेररिज्म है, जहां टेररिज्म होगा ना वहां इकानमी होगी, वहां पर करप्शन ही होगी, वो हो रही है वहां। तीनों चीजें आप एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, और कोई इसके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए तैयार नहीं, कोई क्रैकडाउन करने के लिए तैयार नहीं। तो इसका हल इलेक्शन तो नहीं है, इसका हल तो क्रैकडाउन है। पहले करप्शन को रोकें, इकानमी को ठीक करें, टेररिज्म को ठीक करें, फिर इलेक्शन कराएं आप। बल्कि तवज्जो इलेक्शन पे देंगे, अभी वो टीटीपी वाले चढ़ जाएंगे ऊपर, आपकी तवज्जो नहीं होगी आपकी उस साइड, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में इलेक्शन भी तो फौज ही कराती है ना। बिल्कुल, सब कुछ फौज कराती है। फौज कराती है। फौज की बात आई है तो अब्सार आलम जो फॉर्मर चीफ हैं, जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि आईएसआई के ऑफिसर जो पैमरा है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज को, उनके रीच को कंट्रोल करते थे और फुल्ली डिक्टेट उसको किया जाता था। तो ऐसे में तो फिर ये जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे या फ्री प्रेस की बात कर रहे थे, तो ऐसे में यहाँ पे साफ हो जाता है कि जो कुछ भी मीडिया में जा रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की ही कंट्रोल में है। आप मुझे ये दो चीजों की मिसाल दूंगा। एक तो मैंने वो अब्सार आलम, बिल्कुल मैंने पूरा फैसला पढ़ा, दुख के साथ मैंने पढ़ा, वो बाकी हकीकत है। जनरल फैज हमीद की उन्होंने बात की कि वो कॉल करते थे, उनको कहते थे कि इसको रोक लो, इसको नहीं चलाना, दुख वाली बात। दूसरी चीज है कि आपको पता है कि पिछले दिनों इमरान खान का नाम लेना तक बंद कर दिया चैनल्स में। आज की जो मुझे अफसोस हुआ, बल्कि जो हमारे इस वक्त के चीफ हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े बैलेंस्ड, उन्होंने कहा कि आपने मीडिया को चाहिए इलेक्शन पे बात ना करें। बात ना करे, ये क्या बात हुई? इलेक्शन पे बात ना करे तो मीडिया करे फिर क्या करे? और दूसरा ये कि हर चीज तो कंट्रोल्ड है, मैं इसका क्या कहूं मैं। लेकिन अफसोस है अंबर, मैं जो कोई कंट्री इज ब्लीडिंग एंड नोबडी हैज नो प्लान, नो रोड मैप फॉर द फ्यूचर। किसी के पास कोई ख्वाहिश नहीं है कि लोगों को पढ़ाना किस तरह है, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, इंडस्ट्री लगानी है, एग्रीकल्चर कंट्री है, इसका क्या बनेगा, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई किसी के पास कोई रोड मैप नहीं। और अफसोस के साथ आपको बताऊं, 2 चीजें मैं यहां बताना चाहूंगा आपको अंबर। एक तो ये कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज अ करप्ट कंट्री, अंडरस्टूड। और दूसरी ये बात सबसे बड़ी है, ये है कि कभी तक इन्होंने कोशिश नहीं की कि अपने ह्यूमन जो सोर्स है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, उनको पढ़ाने की कोशिश की, किसी ने नहीं कोशिश की। और आखिरी बात ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को चलाने वाले सारे के सारे फॉरेन एजुकेटेड, सारे के सारे। हमारा हर डिपार्टमेंट का जो हेड है, ब्यूरोक्रेट, वो पाकिस्तान के खर्चे पे या अमेरिका या इंग्लैंड से पोस्ट ग्रेजुएशन करके गया। हर आर्मी जो ब्रिगेडियर से ऊपर आता है वो पाकिस्तान फौज के खर्चे पे बाहर से डिग्री लेके जाते हैं। सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा, उनसे पता नहीं क्या बात। अफसोस वाली बात, दुख की बात। अब वही है ना कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है ओवरऑल के ना क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और ना ही उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही उनको चलाने वाले लोगों में उतनी सलाहियत है। तो पूरा ही सिस्टम गड़बड़ है, तो किस तरह से चलेगा? बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको भी कुछ ढंग से नहीं आता, तो बच्चों को ही क्या आएगा? फिर ये पूरी साइकिल घूमती जा रही है, तब तक सारी चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। देखिए, स्टार्टिंग से सारी चीजें को ठीक करना पड़ेगा। आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट टीम आपके भारत में बैठी, वो सारे वो बेच रहे हैं मैच सारे, प्रूव उनका स्कैंडल बाहर आ चुका है। और उनका जवाब क्या है? उससे कहते हैं जी हमें 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, हमने मैच ना बेचे तो और क्या करें। ये उनका जवाब कि हमें 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तो फिर हम मैच ना बेचे तो बच्चे किस तरह पालेंगे। ये उनका जवाब है आगे से। और उनका 2-2 साल से फिजिकल टेस्ट ही नहीं उनका हुआ। हाँ, इनफैक्ट अभी जो लास्ट मैच हुआ था कोलकाता में पाकिस्तान का, उसमें जो होटल मेन्यू में खाना था उन्होंने नहीं खाया, बाहर रेस्टोरेंट से उन्होंने बिरयानी और शाही टुकड़े और पता नहीं कोरमे, मटन सब ऑर्डर किए। खाबे खा रहे हैं, वो तो घूमने गए, वो कौन सा मैच खेलने गए। वो मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो एंकर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा फिक्रा किया। उन्होंने कहा भी हमारे लिए ये मर गए, हम इनके लिए मर गए। बात तो ठीक है, मायूस है लोग, वो शक्ल नहीं देखना चाहते, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते।
लेकिन अगेन सिर्फ प्लेयर्स की भी गलती नहीं है ना, सारा ज़िम्मा उन पे भी नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि जब पूरा सिस्टम जो उनकी, अगर पीसीबी की बात की जाए, तो उनको नहीं, पूरी तरह से पूरा नहीं, सिस्टम करेक्ट हो। नहीं, उसमें मुझे एक गिला ज़रूर जी, दूँगा। इंज़मामुल हक जो है वो उन्होंने याज़ो कंपनी बनाई है, याज़ो स्पोर्ट लंदन के अंदर, जी, लेकिन जी, जी। दाढ़ी इतनी बड़ी रखी हुई है, सर पे टोपी पहनते हैं। आधी टीम ग्राउंड के अंदर जाके नमाज़ पढ़ती है, बाहर नहीं पढ़ती, अंदर पढ़ती है जाके। उस पे से वो ना करें। उनको तो इतना ही है कि सजदा कराएँ काफ़िरों के बीच में, तो ये बड़ी बात है, तो फिर नहीं, खेल तो नहीं काफ़िरों के दरमियान में खड़े होके जो मैच बेच रहे हैं वो, और हार के आते हैं वो। नहीं, नहीं मैच वो तो बेच के आते हैं ना, बेचा है ना, वो तो बेच के पैसे बनाते हैं। वो सट्टे पे पैसे बनाते हैं। वो जायज़ है अगर, सट्टेबाज़ी जायज़ है, सजदे वहाँ कर रहे हैं। तबलीग कहते तो सब तबलीग कर रहे हैं, दिखावा टोपियाँ चल पहने। रहा है ना, सब नहीं, दिखावा। ये ज़्यादती ना। देखिए ना, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं मज़हबी आदमी हूँ, मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ। मैं किसी को ना प्रीच कर रहा हूँ, ना किसी को कह रहा हुँ, हूँ कि मेरा हुँ, मज़हब सबसे सच्चा है, मैं नहीं इस तरह की बात कर रहा हूँ। ये कर रहे हुँ, हैं। हुँ। वो देखे ना, दानिश दानिश था वो लड़का, दानिश कनेरी पाकिस्तानी, उसको दानिश बार-बार कनेरिया, कहते जी। हैं, हाँ, उसको फिर कहते हो कन्वर्ट हो जाओ तुम। आप किस किस्म के मुसलमान हो जो उसको कह रहे हो कन्वर्ट हो जाओ? आप खुद अपने कंट्री के अपने मैच बेचते हो, उसको कहते हो तुम मुसलमान हो जाओ। ज़्यादती है। इन चीज़ों पे मुझे एतराज़ है। जो मर्ज़ी करें, ठीक है। उसको मज़हबी रूप ना बनाओ। वो ज़्यादती। बिल्कुल। जाके जाके सजदे ना करो उसमें, उनको ये ना बताओ कि मैं बहुत ही पवित्र हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा करैक्टर का आदमी हूँ, हालाँकि कंट्रेरी आप नहीं हो, ये ज़्यादती। आपका दीन, धर्म वो आपका एक पर्सनल अफेयर है, वो आपके पर्सनल घर में मैटर होना चाहिए। पर्सनल घर मैटर से बाहर निकल रहे हैं तो आप एक जस्ट एक ह्यूमन ह्यूमन बीइंग होने चाहिए। आप कौन है, मैं कौन हूँ, या कोई तीसरा बंदा कौन है, ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हम इंसान एक-दूसरे से इज़्ज़त से बात करते हैं, एक-दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, ये इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन पाकिस्तान में इतना काफ़ी नहीं होता है। लेकिन एक बात जो हम स्टार्टिंग से मुद्दे की बात कर रहे थे, जो जर्नलिस्ट के मर्डर्स की बात आई है और जिसमें जो इम्प्यूनिटी कल्चर है पाकिस्तान में, खास तौर से जर्नलिस्ट के जो किलर्स हैं या अक्यूज्ड हैं, उनको लेकर किसी को भी सज़ा नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों? कौन है इसके पीछे? क्या चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 98 जर्नलिस्ट मारे गए 30 सालों में और किसी के कातिल को सज़ा नहीं होती है? उससे पहले इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। आपको पता है कि हमारा इंटरनेशनल हमारी जो कोर्ट्स है उसका नंबर 129 है, 129 है आउट ऑफ 135 या 33। वहाँ पे किसी को सज़ा नहीं मिलती है अगर आप इफ यू आर स्ट्रांग और जो आप हो आप किसी को भी सज़ा नहीं मिलती। आप मुझे छोटे ये जर्नलिस्ट को बताइए भी सज़ा है। अरशद जो शरीफ है, उनका हाई प्रोफाइल केस है, उसमें भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। देख लीजिएगा कोई आप कहती है हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर मारी गई थी बेनजीर भुट्टो, उसको सज़ा मिली? नहीं मिली। किसी को कोई सज़ा तो ये क्या क्या कल्चर है? ये इम्प्यूनिटी कल्चर जो है, ये क्या है? क्यों होता है ऐसा? जब करप्शन आपके बोन मैरो में घुस जाए जब अंदर उसमें एज ए सोसाइटी आप कोलैप्स कर रहे हैं, फिर वहां सजाएं नहीं होती। वहां सजाएं क्यों होती? और अफसोस के साथ है मैं एक छोटी सी आपको अर्ज करना चाहता जी। हूँ। नवाज शरीफ साहब जो आए हैं वापस, उन्होंने कल कोर्ट में प्ली ली है कि मैं 74 साल मेरी एज है, मैं जेल में नहीं जा सकता। तो जो जेल में बंद किया प्राइम मिनिस्टर वो 71 ईयर का है, उसको भी छोड़ो भैया। जो 71 ईयर्स का प्राइम मिनिस्टर जेल में, उसका जज की स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। उसके जज ने उसके बारे में जज ने कहा है कि मैं स्विमिंग पूल के अलावा हर चीज इसको दे दूंगा। जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर जेल में है उसके जेर इस्तेमाल 8 कमरे हैं, 9 डॉक्टर अपॉइंटेड है उसके ऊपर। क्या बात है! ऐसी जेल तो सबके लिए हो जाए पूरे हफ्ते पाकिस्तान। हफ्ते में 2 दिन वो कहता है मुझे बकरे की रान देसी घी में बना के दी जाए, उसका अपना बावर्ची उसको बना के देता है। 8 कमरों में, एक कमरे में उसका जिम है, एक कमरे में उसने लाइब्रेरी बनाई है, एक कमरे में उसके कपड़े तो पड़े ये हैं। जेल कहाँ पे है? ये अडयाला जेल रावलपिंडी। आप जेल मुझे में ये इतना बताएं इतना कि इतना बेहतरीन इंतज़ाम जेल के अंदर है? जेल के अंदर हफ्ते में 2 दिन उसको रान उसको वो रोस्ट करके देता है, उसका कुक। कभी आपने देखा इस तरह के किसी मुल्क के अंदर इस तरह का सिलसिला? और आपको बताऊं इसी जज के बारे में, पिछले चीफ जस्टिस है, वो कहते थे इसको मर्सिडीज गाड़ी में लेकर आओ और जजों वाली एंट्रेंस से अंदर लेकर आना। और आते ही उन्होंने पूछा था साथ मुझे मेन्यू बताओ जेल में इसको खाना क्या दिया जाता है। मेरी सास और सारे मशहूर था उसके बारे में कि उसकी सास की स्टेटमेंट थी। ये कभी जी, जी, एब्सोल्युटली मुझे याद है। किसी दूसरे मुल्क में इस तरह की चीजें देखी हैं जो जर्नलिस्टों को सजा मिलेगी उनके कातिलों को?
ये किस मुल्क की बात? मेरे जैसा मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ क्यों भाग के आ गया हूं अमेरिका? मैं हालांकि लॉ ग्रेजुएट था पाकिस्तान में, मेरा जी। बाप वकील था, मेरे भाई वकील थे, हुँ, मेरी सारी फैमिली वहां ला के, मैं यहाँ क्यों? आई एम अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी माई सेल्फ। और 25 करोड़ लोग ही पॉलिटिकल रेफ्यूजी हैं अगर देखा जाए तो। सारे फिट एब्सोल्युटली। आते हैं इस कैटेगरी में, हुँ, टू गेट अ पॉलिटिकल असाइलम फ्रॉम देयर, सारे के सारे। जी। देखें उसमें फिर मैं जर्नलिस्टों की क्या बात करूं, शर्मिंदगी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्या कहा जा जी। सकता दरअसल आपने सोशल मीडिया की बात की थी, जो मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कहीं न कहीं उसका उस पे वो सारी बातें नहीं हो पाती है। जो लोग सुनना चाहते हैं, जो आवाम के मुद्दे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे एक अल्टरनेट लोगों को मिल गया है। इसका क्या असर देख रहे हैं? क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया बहुत हावी है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सब तक पहुँच रही है, गाँव, खेड़े, दूर-दराज़ सब जगह। ये किस मैं इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इसको इस तनाज़ुर से देख रहा हूं अंबर, कि जब आपके जर्नलिज्म खत्म हो रहा था, जब हुँ, हर चैनल जो है उसको पीछे कॉर्पोरेशन ओन करती है, तो जो जर्नलिस्ट हैं ये दिस इज उनको आउटलेट मिला है। वो जो हुँ, अपने चैनल पर बैठ के बात नहीं कर सकते, लेकिन शाम को अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के वो ये बात कर सकते हैं, वो लोगों को अपनी सही ओपिनियन दे सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन के सोशल मीडिया जर्नलिज्म इज स्टिल किसी ना किसी शेप और फॉर्म में जर्नलिज्म इज स्टिल अलाइव ड्यू टू दिस यूट्यूब और सोशल मीडिया। क्योंकि चैनल जो है, अखबारें जो है, वो सारी मीडिया वो सेठ लोगों की है। सेठ लोग अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने ये एक नया फिनोमेनन आया था कि जो करप्ट लोग थे उन्होंने अपने चैनल बना लिए। करप्ट लोग जो थे वो इस चैनल बना के हुकूमतों को ब्लैकमेल करते थे। ये एक जगह पे नहीं, पूरी दुनिया में। सीएनएन देख लें, फॉक्स देख लें, सारा कुछ यही है। कारपोरेशनें ओन करती हैं, उनके एजेंडाज हैं, उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उसी की आउटलेट जो है वो निकलती है जाके ट्विटर पे निकल रही है, उसी पे लोग जो फिर भी हक की बात कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। और इसी जो हम बातें ये कर रहे हैं, मुझे ये बातें सारी मैं नहीं कर सकता, ये मैं बातें कहीं और करूं तो ये नहीं हो, और मैं कहीं ये बातें करूं तो हो सकता है मैं पाकिस्तान जाने के काबिल भी ना रहूं। लेकिन ये कि ये एक वाहिद आउटलेट है जिस पे लोग आके अपने हक सच की बात करते हैं या लोगों तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और इसी वजह से लोग इससे अटैच भी हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सारा दिन तो लोग फिर वो अ, देख रहे हैं चैनलों में, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो अपने अपने एजेंडे प्रमोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल और यही वजह है कि जो सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडियम की बात की जाए तो ये लोगों पर बहुत ज़्यादा इसकी रीच है और बहुत ज़्यादा असर भी करता है और कहीं न कहीं मेनस्ट्रीम से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे स्विच कर चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग इस पर पाए जाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े और It was आपने such a कीमती वक़्त pleasure, and once again happy Diwali to all. थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।